नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है। कैसा रहा पुराना साल और नए साल में क्या-क्या करना चाहिए? इस बारे में और बातचीत करते हैं। जानी-मानी शख्सियत, युवाओं को मार्गदर्शक और एक रोल मॉडल जिसको कह सकते हैं यूथ के लिए मार्गदर्शक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप क्वालिटी पर बातचीत करते हैं, सेना के पूर्व मेजर जनरल यश मोर से। सर, नए साल में क्या करना चाहिए बात करें, उससे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि जो पुराना साल जो बीत गया, कई लोगों को लगता है कि यूं ही गुजर गया, हमने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे लोग क्या करें, अफसोस करें या आगे बढ़े? देखो, अफसोस तो कभी करना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ अतीत पे कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। जो गया वो गया, है ना। अब उस पे रोने धोने का, उस पे बैठ के बहुत ज्यादा विचार करने का, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ यार, अगर 364 दिन खराब किया, आज का भी दिन खराब कर देना, कल से नहीं स्टार्ट कर लेना, कोई बात नहीं। सो पास्ट में, अतीत में ज्यादा झांकना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ हर दिन नया दिन होता है, हर सुबह नई होती है। कोई भी शख्स कभी भी अपनी जिंदगी बदल सकता है, ये आपके हाथ में होता है, ये सितारों के हाथ में नहीं है। लाइनें, लकीरें नहीं बताती हाथ की। ये आप जब चाहो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। सो जो गया सो गया, बट हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और उस पे आपको जो बेसिक पैरामीटर्स हैं देखना चाहिए। हो सकता है इतना खराब ना रहा हो जितना आप सोचते हो। सो वेरियस पैरामीटर्स में आप देख लो आपने कैसा किया 23 में, एंड देन प्रोग्रेस टुवर्ड्स कि अगले साल क्या करना है 24 में। तो कैसे अपने आप को एसेस करें और कैसे आगे का टारगेट जो है सेट करें, गोल जिसको कह सकते हैं सर आप? देखो, मैं ये कहता हूं कि आप ना 5-6 चीजें हैं जो हर शख्स को करनी चाहिए, है ना। देखो, एक तो ये शरीर है। ये पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी, धर्म भी बदल होता है, कल्चर सब कुछ बदलता है। ये शरीर आपके साथ रहता है सारी उम्र, जिसमें आप पैदा हुए हो। तो सबसे पहले मैं बहुत तवज्जो देता हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए। और ये सिर्फ फौज की तरफ से नहीं है, आम नागरिक को भी बहुत जरूरी है कि यंग कंट्री है भारत, यंग बच्चों का देश है, नौजवानों का देश है। तो नौजवान जब तक तंदुरुस्ती रहेंगे तो देश के कहाँ काम आएंगे। तो पहला मैं हमेशा कहता हूं, आधा घंटा अपना, आप दिन का जो है, आप अगर अपनी शरीर को देते हो तो उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तो एक पैरामीटर फिजिकल फिटनेस में योग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। और बहुत दुनिया भर के आजकल ओपन जिम है। गांव देहात में तो खेतों में निकल जाओ, तो कुछ ना कुछ करो जिससे कि आप फिजिकल फिटनेस है। दूसरी चीज है रीडिंग। रीडिंग पे मैं बहुत जोर देता हूं। ये नहीं कि हमने सिर्फ काम की किताबें ही चीज, और भी पढ़ो। आप देखो देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अखबार पढ़ो। और अखबार क्या है, लोगों के घरों में आते हैं तो ऐसे रखे रह जाते हैं या आते ही नहीं है। तो ये भी बड़ी, क्योंकि जो टेलीविजन माध्यम तो वो बात रही नहीं है ठीक है, अफसोस की बात है। तो पढ़ो। इसके अलावा किताबें किताबें पढ़ो। तो उसमें आप जो है, यंग बच्चों को तो कहता हूँ फिक्शन पढ़ो, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ो। इतने देश में लीडर्स रहे, उनके बारे में पढ़ो। महात्मा गांधी, नेहरू, बोस, भगत सिंह से लेके सबको पढ़ो। और जो मेरी एज में हो गया, विवेकानंद को पढ़ो, दयानंद सरस्वती को पढ़ो, बुल्ले शाह को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, है ना, नानक को पढ़ो, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ो। मतलब ये अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे हम तो वो ना एक अच्छा इंसान बनने में मदद देती है आपको। और उसके बाद जो राजीव, मैं हमेशा बात करता हूँ, एक अच्छे इंसान बनने की तरफ हर रोज अग्रसर रहो। हर रोज चेक करो यार, आपके दिल में किसी के लिए घृणा तो नहीं है। आप अपने देश से प्यार करते हो, ऐसा नहीं होता। देश से तो प्यार करते, लेकिन देश में रहने वाले 1 2 3 4 5 तबकों से आप प्यार नहीं, ये कैसे हो, ये गलत है। फिर आपका देश से जो प्यार है ना कहीं वो मुझे झूठ लगता है। तो इस प्रकार जो है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनली, इस सब चीजों की तरफ जो है, इंसान चाहे तो एक बेहतर इंसान बन सकता है। और फिर आपको नया साल भी अच्छा लगेगा, नया दिन भी अच्छा लगेगा लेकिन ऐसे युवाओं के लिए पढ़ने की बात की तो पढ़ने का जो शौक जो है बहुत कम हो गया, किताब लोग खरीदते नहीं है। अब हर समय मोबाइल पर देखते हैं, गूगल बाबा नाम के हैं, कहीं खोज लेते हैं गूगल से, कहीं कुछ क्या क्या मतलब हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। देखो, ये मोबाइल के फायदे भी है, नुकसान भी है। अब मेरे से तो देखो लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं गांव देहात के, जहाँ कोई अखबार नहीं आता है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, माहौल भी नहीं है। ना हमारे घरों में माहौल है, ना हमारे स्कूलों में माहौल है, ना हमारी 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 कम्युनिटी में कोई माहौल है पढ़ने का, लिखने का। तो उसमें भी
मैं बता रहा हूं आपको राजीव, बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखो कोविड के टाइम पे कितना ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्रोलिफरेशन हुआ और बहुत से बच्चे सिविल सर्विसेज कर गए, एनडीए आईएम में चले गए और मोबाइल के थ्रू हुआ ना। तो वो तो इंडिविजुअल ने देखना है कि आप इस ये जो आपके हाथ में एक जो है एक गैजेट है, इसका आप यूज कैसे करते हैं। ये हमारा फर्ज है, हम अपने स्कूलों में और अपने घरों में बच्चों को बताएं कि यस मोबाइल जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है, बट इसको आप जो है रिस्पॉन्सिबली यूज करें। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, क्या रेजोल्यूशन ले सर, क्योंकि देश का सारा भविष्य जो है इन पर टिका हुआ है, यूथ का। मैं युवाओं को कई चीजें बहुत बेधड़क ढंग से कहता हूं, बेबाक ढंग से कहता हूं। वो मैं कहता हूं देखो ये तुम्हारी एज है कर्मठ बनने की, तुम विद्यार्थी हो, तुम काम करो, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन करो, दिमाग को फ्लेक्सिबल रखो और किसी भी एक चीज की तरफ रिजिडिटी बहुत खराब है कि यही सही है और यही सब कुछ है, और पॉलिटिक्स से दूर रहें। मेरा जो तकिया कलाम है, अवॉइड 4 C's एंड अ P। 4 C's एंड अ P। 4 C's क्या है? क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा, सेलिब्रिटी एंड पॉलिटिक्स। इन 5 चीजों से 4 C, क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा, सेलिब्रिटी एंड पॉलिटिक्स। सेलिब्रिटी में आपने क्रिकेट प्लेयर की फोटो लगा रखी है, वो तो रोज तंबाकू बेच रहा है, कभी ड्रीम 11 पे कहता है टीम बना लो, काम छोड़ दो। क्यों उसकी फोटो लगा रखी है? क्यों उसको आइडलाइज करते हो? हीरो हीरोइन सब तंबाकू बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कोला बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नो, दे आर नॉट योर हीरोज, दे आर नॉट योर रियल हीरोज। ऐसे ही अवॉइड वॉचिंग, पूरे पूरे दिन बैठे मैच देख रहे हो, क्या मतलब है इस एज के अंदर? ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता है गेम में, बट ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट करो। ऐसे ही क्राइम है, क्राइम के सीरियल देख रहे हैं, क्राइम की ये अवॉइड करो। एंड पॉलिटिक्स, यंग पीपल शुड रिमेन अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आएगी जाएगी, पार्टी आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, देश रहना चाहिए। तो जो भी आप करो काम, ये सोच के करो, आर यू अ रियल पैट्रियट? हाइपर नेशनलिज्म से बचो, हाइपर नेशनलिज्म, उन्माद, ये जिंगोइज्म, यही सही है, ये सब, इसकी कोई जरूरत नहीं। मन में किसी के लिए भी घृणा मत पनपने दो। घर में हो सकती है, आपके दिल में नहीं हो सकती है, क्योंकि आप नई पीढ़ी के, नए युवा, नए भारत की सोच है। नया भारत, विकसित भारत तभी होगा जब दिमाग सही होगा और सबके सब लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ चलेंगे। तो मैं तो बहुत बिलीव करता हूं राजीव, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए आप देखो, मेरे इसके पास हमेशा तिरंगा रहता है, ये मुझे इंस्पायर करता है, मुझे ये चीज इंस्पायर करती है, और यही मैं चाहता हूं मेरे नौजवानों को इंस्पायर करे। ये प्रतीक है भारतीय होने का। तो तो मैं बहुत सिंपल चीजें बताता हूं अपने बच्चों को, कंपैशन डेवलप करो, एम्पैथी डेवलप करो, ग्रेटिट्यूड डेवलप करो, और जो है एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, जिसके मन में तन में कोई भेदभाव जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भारत, वो जब होगा तो अपने आप हम जो है अग्रसर हो जाएंगे प्रगति की तरफ। सर सेना की वर्दी भी तो इंस्पायर करती है लोगों को, सर बताएं कुछ अपने बारे में सर, ताकि जो लोगों को यूथ के इंस्पायर करे। वीरता का सम्मान आपको मिला हुआ है सर। देखो राजीव, मेरी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मेरे फादर फौज में सिपाही थे, ठीक है, और हम गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल मैं गांव में पैदा हुआ हूं, ठीक है। तो वहां से तब मेरे पिताजी ने सपना सोचा था कि यार इसको मैंने ऑफिसर बनाना है। तो ये सोच है, और मैं ये मानता हूं कोई भी यूपीएससी, एनडीए, आईएम में कुछ भी क्रैक कर सकता है बच्चा, चाहे वो गांव का हो चाहे कहीं का भी हो। तो हम गांव से निकले, हमें कोई अंग्रेजी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। फादर ने बहुत मेहनत करी हमारे ऊपर, मुझे मिलिट्री स्कूल में भेजा बैंगलोर पढ़ने के लिए। उस जमाने में जब बैंगलोर 4 दिन लगते थे ट्रेन में जाने में, मैं 10 साल का बच्चा था जब वहां गया। वहां बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, और फिर मेरा आईएमए में सिलेक्शन हुआ कॉलेज के बाद। और फौज में भी मैंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, कभी ये नहीं सोचा अगला रैंक लेना है, मैंने कहा मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं। पंजाब में इंसर्जेंसी देखी, पुंछ रजौरी जहां ये भी हादसे हो रहे हैं बड़े दर्दनाक, मैंने वहां 3 साल नौकरी करी एज ए यंग ऑफिसर। मैंने पीर पंजाल रेंज राजीव पैदल बर्फ के अंदर, मैं पुंछ से जो है गुलमर्ग गया हूं एक टोली को लेके। उस जमाने में जब कोई जीपीएस नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं होता था, और बहुत तब इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी कश्मीर में। उसके बाद मुझे मौका मिला विदेश में जाने का,
मैंने यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करा, मैंने अमेरिका में जाके भारत को रिप्रेजेंट किया, मैं बांग्लादेश में 1 साल रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं 1 साल ढाका में रहा हूँ, जहां पर मैं इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो मुझे बहुत मौका मिला और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मुझे आर्मी ने रिकॉग्नाइज किया कि यार ये एक ऑफिसर है जिसमें आग है, जिसके सीने में एक बहुत पैशन है। तो मुझे मौका मिलता रहा। मैंने स्टाफ कॉलेज किया इंडिया में, विदेश में स्टाफ कॉलेज किया। मैं बहुत सिंपल बीए के साथ फौज में आया था, बिल्कुल सिंपल बीए। मैंने डबल एमएससी करी, एमफिल करी, पीएचडी करी और गेम्स खेले, बहुत राजीव मैंने खेला है। मैं सर्विसेज लेवल का हैंडबॉल प्लेयर हूँ, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और ये सब भी किया। और पढ़ता रहा, हमेशा पढ़ता रहा, हमेशा पढ़ता रहा और देश हित में ही अपने आप को करते रहे। तो पंजाब, कश्मीर, लद्दाख और साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में मौका नहीं मिला इतना, राजस्थान में नौकरी करने का मौका मिला। मैंने बहुत नौजवानों को प्रोत्साहित किया अपनी सर्विस में भी। जो सिपाही आते थे, मैं कहता हूँ तुम कोशिश करो अफसर बनने की। बहुत से लोगों को मैंने ऑफिसर बनने में मदद की, जवानों को भी। तो ये मेरा रहा, हमेशा हमेशा यही रहा कि यार जोश से काम करो, देश हित में काम करो, बढ़ चढ़ के काम करो, रोल मॉडल बन के रहो। अभी भी राजीव मैं 50-60 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ, मेरे सांस भी नहीं चढ़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुझे लाखों बच्चे फॉलो करते हैं। वो देखते हैं यार ये जल यशमोर में ऐसी क्या बात है, इसको हम क्यों फॉलो करें। यार ये साइकिल भी करता है, ये अखबार भी पढ़ाता है, ये करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा है, और ये जब मुझे मिलते हैं फिजिकली देखते हैं कि हाँ यार सर तो ऐसी बात करते हैं जैसे कि रियल लाइफ में होनी चाहिए। तो सर ये जो है फौज का जज्बा जो मुझे फौज ने दिया है, अब मैं वापस अपने समाज को जो है दे रहा हूँ, किसी ना किसी रूप में कोशिश कर रहा हूँ कि देश के नौजवान और बड़े लोग भी मेरे से बहुत इंस्पायर्ड। राजीव, घरों में लोग अभी टीवी बंद करके मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनते हैं सुबह। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सर सेना से रिटायर हो गए हैं सर, लेकिन वर्दी जो है सर वो अभी भी आपको इंस्पायर करता है, एक फक्र महसूस होता है, एक गर्व बहुत होता है, बहुत होता है और बहुत खुशी होती है मुझे वर्दी में लोगों को देख के। और इसीलिए देखो जब ये अग्निवीर अग्निपथ स्कीम आई, मैंने इसको मैंने अभी मैं लिखता हूँ उसके बारे में कि ये मतलब इसको हम रिवर्स अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा है, या रेशियो चेंज कर सकते हैं। बिकॉज हमें यंग लोग, बेस्ट यंग लोग फौज में चाहिए, जो सबसे अच्छे नौजवान देश के 50-60 हजार हैं, वो सबसे पहले फौज में आने चाहिए। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस में चले जाएं, कहीं चले जाएं, उनकी मर्जी है। बट बेस्ट यंग पीपल शुड वेयर द यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये हमारे देश की प्राइड है, ये तुम्हारी फौज है। मैं हमेशा कश्मीर में भी लोगों को यही कहता था, ये तुम्हारी फौज है। तो ये हमें फौज का कैरेक्टर, फौज का जोश, फौज के लिए पैशन, ये बरकरार रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपका रोल भी है इसमें, सबका रोल है, सबके पूरे देश को फख्र होना चाहिए अपनी सेनाओं पर, क्योंकि वी हैव नेवर लेट डाउन द कंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर ऐसे युवाओं और किशोरों को क्या कहना चाहेंगे जो छोटी छोटी बात पर बड़ा कदम उठा लेते हैं सर, क्या सलाह उनको देंगे सर? मैं यही सलाह दूंगा उनको कि ये हैव फेथ इन योर नेशन, हैव फेथ इन द लीडरशिप ऑफ योर नेशन। ठीक है, कभी भी बिल्कुल लेफ्ट विंग राइट विंग इधर नहीं होना चाहिए। हैव फेथ, एंड अगर आप काम करोगे तो ये आने वाली सदी भारत की हो सकती है। बट बहुत काम करना है, आसानी से फोटो खींचने से नहीं होगा, सेल्फी से नहीं होगा, वीडियो देखने से नहीं होगा। सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मठ बनना पड़ेगा, और देश के हर नौजवान को साथ मिलके काम करना चाहिए। जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर हम बंट गए फिर बहुत मुश्किल। लेकिन कई बार सर हताश होके सर सुसाइड, इस तरह के कई कदम यूथ उठा लेते हैं सर, सक्सेस नहीं मिलता यूथ को, सर क्या उनको सलाह देंगे सर थोड़ा सा? ये राजीव बहुत अच्छा इशू उठाया आपने, बिकॉज ये लाजमी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी कम अपॉर्चुनिटीज हैं, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे जा रही हैं, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप कहना आसान है, लेकिन जो खेती से जुड़ा है उसको आप ये लेक्चर नहीं पिला सकते कि जी आप रोजगार शुरू कर दो, ये वो तो है, मुश्किलें हैं। हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उसमें मुश्किलें हैं। खेत छोटे छोटे हो गए हैं, उस जमीन पे पूरे परिवार का गुजारा होता नहीं है, गरीबी है, गुर्बत है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए।
और एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए। और अगर कोई परेशानी है तो बात करनी चाहिए किसी से। हमारे समाज में, हमारे घरों में ऐसे लोग हैं, ऐसे संजीदा लोग हैं जो आपको सही टाइम पे सही एडवाइस दे सकते हैं। एनजीओज हैं ऐसे। और तो अपनी जान तो बिल्कुल नहीं। बहुत दुख होता है मुझे कभी इवन आईआईटीज में और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में जब बच्चे जो है जो सुइसाइड कर लेते हैं या कुछ, बहुत अफसोस होता है कि यंग लोगों को हताश नहीं होना चाहिए। हमारे मेरी जनरेशन के लिए शर्म की बात, अगर हम इनको लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं, इनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी हमें। मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा हमारे को, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो नौकरियां क्रिएट होंगी। फाइनली नौकरी चाहिए। 20-21 साल के लड़के लड़की को जो है ना कहीं काम करने के लिए उसको मौका मिलना चाहिए, तब जाके जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए। राजीव, हमारे यहाँ क्या है ना, ये जो बेचारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो गिग वर्कर्स हम कहते हैं, उनकी रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तनख्वाह नहीं देते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम तनख्वाहें हैं। मुझे यही वेस्ट और हमारे में फर्क लगता है। मैं भी यूएस में था 2-3 महीने, वहां मिनिमम वेजेस जो है $20-20.5 पर घंटा है। तो वहां वेटर की भी उतनी इज्जत है जितनी प्रोफेसर की है, प्लम्बर की भी उतनी इज्जत है जितनी जो है डॉक्टर की है। हमारे यहाँ हम बहुत वो है जी, ये इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है, और जो बेचारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ये इसमें काम करते हैं, उनकी इज्जत नहीं है। उनकी इज्जत हो जाएगी जिस दिन हम उनको तनख्वाह अच्छी देंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जो घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक पे या हमारे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में काम करते हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, इनकी तनख्वाह 3-4 गुना बढ़ानी चाहिए। तो आप सोचो, जो स्वीपर रोड साफ करते हैं हमारे, अगर उनको 50,000 तनख्वाह मिलेगी, वो भी बाइक पे आएंगे, कार पे आएंगे, है ना। और तो इस टाइप से अगर होगा, फिर कोई शर्म नहीं लगेगी, फिर काम काम है। अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने काम में प्राइड लें, आप कीजिए, मेरा काम है। बिल्कुल प्राइड की ओर फिर से लौटते हैं सेना की ओर से। जो लोग सेना में अफसर बनना चाहते हैं सर, उनके लिए क्या टिप्स है सर आपको? सर आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं सर। क्रीम नहीं आ पाता है हमारे पास अभी भी सर, बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आ पाता है सेना। क्या मतलब क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, मैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और साथ में मैं कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको भी एक ही उसमें लेके चलते हैं कि भाई इन युवाओं के लिए क्या है। देखो, सबसे पहले इन युवाओं के लिए कि स्टार्ट अर्ली। ये जो है 8th-9th में आपको तैयारी मेंटली शुरू कर देनी चाहिए कि यार मैंने ऑफिसर बनना है, नहीं तो 9th-10th में। पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई बहुत जरूरी है राजीव, उसके बिना नहीं होगा। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो, ये कोटा फैक्ट्री, राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये तो हमारे नौजवानों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें जेन्युइन बच्चे चाहिए जो स्कूल में अच्छा पढ़े, कॉलेज में अच्छा पढ़े, उनको अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक हों, उनको मेंटोर करें। तो बेसिक पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, ये सब जरूरी है। बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी, तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली इन लाइफ यू शुड स्टार्ट रीडिंग। मैं जब राजीव स्कूल से निकला, मैं 1000 किताबें पढ़ चुका था। मुझे इतना पढ़ने का शौक था, इतना पढ़ने का शौक था। तो प्लीज इनकलकेट हैबिट ऑफ रीडिंग। मैं तो कहता हूं 20 पेज रोज पढ़ो। अगर आप 10 से 15-20 पेज रोज पढ़ते हो, आप सोचो साल में कितना पढ़ोगे। 5 साल में आपकी घर में अपनी लाइब्रेरी बन जाएगी एंड माइंड खुल जाएगा, है ना। फिर फिजिकल फिटनेस है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे कमजोर हैं, हम नहीं सिखाते, हम पर्सनैलिटी बिल्कुल डेवलप नहीं करते, ना घरों में करते हैं, ना स्कूल कॉलेज में। कोई डिबेट, कोई डिक्लेमेशन, कोई ड्रामा, कोई क्विज कंपटीशन, कोई लिखने का कराते ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो ये जरूरी है कि पर्सनैलिटी बनाने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बच्चों में, वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, आता ही नहीं। मैं तो यूपीएससी के बच्चों को भी मेंटोर करता हूं, दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। टेस्ट पास कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं बात करना किसी, वो सिखाया नहीं गया टाइम पे। तो देन फिजिकल फिटनेस है। फिर जो है ना, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इस प्रकार से आप तराशो। इसके लिए आपको बहुत रोल मॉडल्स हैं, मेरी तरह बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जो इंस्पायर करते हैं लोगों को। तो चूज योर मेंटोर्स केयरफुली, चूज योर मेंटोर्स केयरफुली। एंड फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। देश दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स को ना ही फॉलो करो तो अच्छा है इस एज के अंदर। ठीक है, बी बैलेंस्ड, बी ब्रॉड बेस्ड, एंड आई एम श्योर देन फिर अगर आप में मेहनत करने की शक्ति है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे क्वालिटीज डेवलप करोगे, तो वी आर वेटिंग फॉर यंग मेन एंड विमेन टू ज्वाइन द फोर्सेस।
बट गुड यंग मैन एंड वुमेन जिनमें एक जज्बा है नौकरी करने का देश के लिए, और अपनी जान देश के लिए देने का, और अपनी जवानी देश के लिए देने का। ऐसे नौजवान हैं, बट उनको गाइडेंस देने वाले लोग नहीं, तो बेचारे कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं पास करते। टेस्ट पास करते हैं तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, बिकॉज या तो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या समझ नहीं आता क्या बोलें। तो ये सब चीजों में अगर आप अपनी पर्सनालिटी की तरफ जोर दें, रीडिंग करें, थोड़ा फिटनेस पे जोर दें, माइंड को फ्लेक्सिबल रखें, है ना, माइंड को फ्लेक्सिबल रखें, तो जो है कोई रोक नहीं सकता आपको। यू विल अचीव योर एम इन लाइफ। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है सर कि यंग जनरेशन अपने आप को कैसे वेल ऑर्गेनाइज करे ताकि जो भी उसका टारगेट है, गोल है, उसको आसानी से अचीव कर पाए। बहुत बढ़िया सवाल है राजीव, और मैं कहता हूं 10th के बाद आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। अपने यू मस्ट स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट, कि छोटे छोटे डिसीजन, हर चीज माँ बाप पे मत छोड़ो, ना ही हर चीज आप स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। वो ओनरशिप है, ये मुट्ठी में आपकी किस्मत है, आपके हाथ में, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, पहले आपका रूम, आपका बेड, आपकी लाइब्रेरी, आपने कैसे अपनी बुक्स रखी हैं, और 4-5 चीजें हमेशा मैं कहता हूं दीज आर टूल्स विच शुड हैव। आपकी दीवार पे 2 इंडिया के नक्शे होने चाहिए, एक ज्योग्राफिकल मैप, एक पॉलिटिकल मैप। कीप लुकिंग एट योर कंट्री। कहीं कुछ होता है, मणिपुर होता है, आपको पता होना चाहिए मणिपुर कहां है। आपको पता होना चाहिए अगर ये सिलकारा टनल में जवान फंसी, ये है कहां, टनल कहां पे ये। अगर लद्दाख में प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए, है ना। देन स्टार्ट, आपके पास हमेशा नोटबुक, पेन, ठीक है, एबिलिटी टू राइट। फिर जर्नलिंग शुरू करें, डायरी राइटिंग करें आप उसकी। वो न्यूज़पेपर, 2-3 न्यूज़पेपर जहां से मिलते हैं उनको रखो अपने पास, पढ़ने की आदत डालो न्यूज़पेपर वगैरह को, ठीक है। एंड दिनचर्या जो आपकी है, मॉर्निंग से लेके शाम तक जो है अच्छे से सो। मैं ये नहीं कह रहा 4 घंटे सो, ये कोई जरूरत नहीं, 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, आधा पौना घंटा अपने शरीर को वर्जिश करने के लिए दो। एंड फिर पूरे दिन को ना अच्छे से डिवाइड करो एंड प्रायोरिटाइज करो। हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम जो है फालतू की चीजों पे पूरा दिन निकाल देते हैं, ये नहीं पता कि वॉज दैट इंपॉर्टेंट, और वो शायद इंपॉर्टेंट था ही नहीं था। सो स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अच्छी हैबिट्स पिकअप करो, अच्छी दिनचर्या बनाओ अपने आप को, और अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, तो आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? राजनीति में आरक्षण मिलने जा रहा है उनको, एनडीए में भी जगह बना रही है, फौज में भी कमांड कर रही है, एयरफोर्स से, नेवी, आर्मी, हर जगह। सर, उनके लिए क्या कहना, क्या संदेश है सर आपका? देखो, लड़कियों के लिए अब तो बहुत जागरूकता आ गई है। ये एक बहुत बड़ा चेंज मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा चेंज मैं देख रहा हूँ समाज में। लड़कियां, इनफैक्ट मैं आपको ऑन अ लाइटर साइड बताऊं तो मैं किसी हमारे जो इंटरव्यू करते हैं ऑफिसर्स के लिए, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा आपका क्या इंप्रेशन है जो लड़कियां आती हैं इंटरव्यू के लिए? कहता सर बहुत अच्छा आती हैं, उनमें ये नहीं समझ आता किसको रिजेक्ट करें। और मैंने कहा लड़के कैसे आते हैं? कहता वो इतने नालायक आते, ये नहीं समझ में आता किसको सेलेक्ट करें। तो लड़कियों का मैं बहुत, यंग जनरेशन की गर्ल्स का मैं बहुत फैन हूं, उनको बहुत एंकरेज करता हूं, बहुत एंकरेज करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज की सोच बदलने की जरूरत है। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। हमारी जो स्पेसेस हैं वहां हम लड़कियों के लिए अभी भी, हमारे पार्क्स में, हमारे स्टेडियम्स में वो जगह नहीं है, अभी भी उनको अनसेफ फील करती, इनसिक्योर फील करती। तो हमें घर से थोड़ी सी लड़कियों के प्रति जो है, विमेन के प्रति हमारा रुख बदलने की जरूरत है। वो जरूरत है। उसके बाद स्काई इज द लिमिट। मैरिज और नॉट मैरिज, गर्ल्स मस्ट स्ट्राइव फॉर अ कैरियर, मस्ट स्ट्राइव टू जॉइन अ जॉब। घर बैठने का टाइम नहीं है, घर बैठने का टाइम नहीं। आधी समस्याएं हमारी देश की कम हो जाएंगी द वे, इफ वी हैव मोर विमेन इन वर्कफोर्स, मोर विमेन। आप हैरान होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में ज्यादा औरतें काम करती हैं बनिस्बत हमारे वतन के, जो कि बड़ी हैरानी की। सो द डे विमेन, ज्यादा औरतें काम करेंगी, जिस भी टाइप का काम करेंगी, टीचर बनेंगी, ऑफिसर्स बनेंगी, सोशल वर्क करेंगी, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तो अपने आप हमारे देश की पॉपुलेशन कंट्रोल, हमारे देश की गरीबी, ये सारी की सारी जो है धीरे धीरे। तो विमेन को एंकरेज करना, ये उनको रिजर्वेशन नीचे, उनको रिजर्वेशन नीचे, उनको स्पेस चाहिए। उनको 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 देवी बना के रखने की जरूरत नहीं है, उनको बस लड़कों के बराबर ट्रीट करो।
बस आधी यही चाहिए। आधी आबादी तरक्की करेगी तभी सही मायने में से देश भी तरक्की करेगा अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल 100%। यही और तरीका है देश को आगे लेके जाने का। सबकी सोच बदलने की जरूरत है, समाज, हम, आप, सबको। बिल्कुल, और वो घर से शुरू होनी चाहिए। वो घर से, माँ बाप से शुरू होनी चाहिए। उनकी क्यों सोच डिफरेंट है, अपनी बेटी के लिए अलग और बेटे के लिए अलग है? ये फियर क्यों, इनसिक्योरिटी क्यों होती है बेटी को लेके? क्या बेटी के ऊपर घर की इज्जत है, लड़के पे कोई इज्जत, घर की इज्जत की वो नहीं है? तो ये बेचारियों पे प्रेशर मत डालो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, उनको दबंग बनाओ शुरू से, उनको बोल्ड बनाओ, उनको छोटी क्लास से जूडो कराटे वगैरह कराओ, योगा कराओ, कुछ उनको स्किल्स डेवलप करने दो, कॉन्फिडेंस दो। मेरी क्लास में बहुत ऐसी लड़कियां जो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है, जो अभी एनडीआईएमए की तैयारी कर रही हैं और कहती है सर अफसर बन गए तो बन गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। सो दैट इज अमेजिंग, दैट कैन बी इजीली डन। और बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? 60 के बुजुर्गों को क्रॉस एक करके सलाह दूंगा, अभी। राजीव, ये हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकल आंटी, इनको कहूंगा यार ये व्हाट्सएप से बाहर निकलो। आपने आप बहुत फॉरवर्ड करते हो नॉनसेंस इधर उधर। आप जरा बाहर निकलो, आप भी पार्क में आओ, आप भी वर्जिश करो, यंग लोगों को एंकरेज करो, कम से कम डिस्करेज मत करो। तो मेरी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी से ऊपर बहुत से अच्छे पढ़े लिखे दार्शनिक लोग भी जो है ये प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है उनको देख के। उसमें मेरे मिलिट्री वेटरन भाई बंद भी हैं जो कि सारा दिन यहाँ की वहां फॉरवर्ड एक आइडियोलॉजी को ले। अरे यार, ये ये डोंट फॉरगेट कि वी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। ये 5-6 हजार साल की सभ्यता है हमारे साथ। ये मत 5-6 साल के लिए इसको वो करो, आप कंपेयर करो। सो बुजुर्गों के लिए प्लीज दिमाग को ठंडे उसमें रखो, और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज के लिए, एनजीओ ज्वाइन करो, कहीं फ्री में पढ़ाओ जाके। यार मैं रोज फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते किसी स्कूल में, कॉलेज में जाके, बस्तियों में जाके सफाई में ध्यान दे दो कहीं पे। मतलब कितना कुछ कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बैठे हुए सारा दिन। ये मैं चारों तरफ देखता हूं, और आपने सवाल पूछ लिया तो मैंने बेबाक ढंग से बता दिया आपको। एक अंतिम सवाल सर, बेबाक सवाल जवाब के लिए अब जाने जाते हैं। नेताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? नया साल आने वाला है। नेताओं को एक ही सलाह दूंगा यार, ये जो है ना, ये प्लीज भारत को ना धर्म के नाम पे, जात के नाम पे मत बांटो। हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप लोग चले जाएंगे, लेकिन पीछे जो आप छोड़ जाएंगे ना, बहुत दर्दनाक होगा। हम कितनी मुसीबतों से निकले हैं रंजन हमारी जिंदगी में। हमने क्या क्या देखा है हमने इस देश में पिछले 30-40 साल से। हम बड़ी मुश्किलों से निकल के आया ये देश यहाँ तक। अब कृपया करके इसको महफूज रखिए, और अगर बोलना ही है तो देश की एकता की बात करें, देश की अखंडता की बात करें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें। वो बात आजकल सुनते ही नहीं है जो हम 70-80 के दशक में सुनते थे। आजकल हर एक को या तो जात को लेके लड़ाने में लगा हुआ है, कोई धर्म की राजनीति में लगा हुआ है, कोई किसी चीज में लगा हुआ है। बहुत अफसोस होता है मुझे। अब मुझे बहुत कम लीडर नजर आते हैं, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट कलेक्ट कर रहे हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो सच के अंदर ऐसी बातें कहें कि हर इंसान के दिल में ना कुछ कहे कि हाँ यार ये बात। तो पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिक्स को मैं यही कहूंगा कि ये देश जो है बहुत ग्रेट कंट्री है। we look up to you to defend the country's interest and take this country forward। और हर एक ने किया। आज आप बैठ के 50-70 साल पहले नेहरू जी को बोल रहे हो, गांधी जी को बोल रहे हो, क्यों ऐसा काम करते हो यार? वो बहुत महान, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। और आप आगे लेके जाएं, आप आगे लेके जाएं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हौसला दें अपने पूरे उसको देशवासियों को। तो ऐसा नैरेटिव मैं देखना चाहूंगा, जिसमें हम जो है एकता में अनेकता में एकता की बात करें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें। इंटरफेथ हार्मनी पे बहुत कम बात होती है, क्यों होती है मुझे समझ नहीं आता। सारे धर्म गुरुओं को इकट्ठा करो। हम तो फौज में धर्म स्थल बना रखा है हमने। हमारे तो हर जगह जो है मैक्सिमम जो ऑल क्लास ऑल इंडिया यूनिट्स हैं, वहां पे गुरु ग्रंथ साहब, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गोम्पा एक ही जगह पे होता है। हम सब वहीं पे बैठ के अपने इष्ट देव की आप ध्यान कर सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हमने इकट्ठे लड़ना है, इसीलिए ये जरूरी है। तो देश के लिए भी जो है ना धर्म निरपेक्षता की बात करनी चाहिए, सेकुलरिज्म की बात करनी चाहिए। जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे,
बी आर अम्बेडकर साहब जैसे लोगों की बातें करनी चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी जी की जीवनी को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ना चाहिए, है टायरेस्ट ऑफ डेस्टिनी जैसे स्पीच को स्कूल के बच्चों को सुनाना चाहिए, या कंपटीशन होना चाहिए कि यार ये 20th सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट टॉक्स एवर गिवन, स्पीच गिवन बाय अ लीडर इन द वर्ल्ड, बट है ही नहीं, पता नहीं कोई और ही नैरेटिव में हम जो है तो चलिए सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच। आपको और आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सर।